दोस्तों आज हम रीतिकाल के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तो चैनल पे बने रहिए। उससे पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों रीतिकाल में हम सबसे पहले रीतिकाल की समय सीमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक माना है। इसके साथ ही हम रीतिकाल के विभिन्न विद्वानों ने किस किस नाम से संबोधित किया है उसके बारे में जानेंगे। जैसे रीति काव्य जॉर्ज ग्रेसन ने रीति काव्य कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से संबोधित किया है। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकार कहा है। अंधकार त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा है। तो ये विभिन्न विद्वानों के अलग अलग नामकरण थे, जो कि रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल का इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इस पूरे काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, जिसमें अलग अलग कवि अलग अलग अपने काल के अनुसार लिख रहे थे। जिसमें रीतिबद्ध कवि में जो लेखक थे वो लक्षण ग्रंथों की मुख्यतः रचना कर रहे थे, जिसमें वो जो संस्कृत शास्त्र से लक्षण और उदाहरण उठा के अपने ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें केशव दास, सेनापति, जशवंत सिंह, मतीराम देव, भिखारी दास, पद्माकर। इसके बाद रीतिसिद्ध कवि है, जिसमें मुख्यतः बिहारी को ही लिया जाता है, जिसमें बिहारी के जो मुक्तक दोहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने नायक नायिकाओं को बहुत ही कम शब्दों में, जिसमें कहते हैं कि गागर में सागर भरना, उस तरीके से वर्णन किया है। इसके बाद जो अन्य धारा आती है वो है रीति मुक्त कवि की, जिसमें रसखान, आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, दुजदेव ये आदि कवि आते हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने जो प्रेम का मुक्त छंद में प्रेम का वर्णन किया है। इन्होंने ना किसी संस्कृत शास्त्र से ना किसी अन्य ग्रंथ से लक्षण या उदाहरण लिए हैं। उन्होंने इन्होंने अपने मन की अपनी मुक्त भावनाओं को जो उनके मन में आया या जो इन्होंने महसूस किया वो अपने ग्रंथ में लिखा है। इसके बाद हम रीतिकाल की कुछ विशेषताएं हैं जो उस काल में कवि लेखक लिख रहे थे। जैसे रीति लक्षण ग्रंथों की रचना, इसमें जैसे कि हम पर देख चुके हैं रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि में जो लेखक थे वो लक्षण ग्रंथ अधिक लिख रहे थे, जिसमें वो संस्कृत जो शास्त्र थे उसमें से उदाहरण प्रस्तुत करते थे, जिसमें रस, छंद, अलंकार आदि इनको इनका माध्यम बनाकर वह अपने ग्रंथों में प्रस्तुत कर रहे थे। इसके बाद इस अगली विशेषता को देखते हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल में मुख्यतः हमें जो लेखक हैं वो श्रृंगार रस में ही लिखते हुए हमको ज़्यादा दिखते हैं, जिसमें वे नायक नायिकाओं के संयोग और वियोग के दोनों पक्षों को बहुत बेखूबी प्रस्तुत करते हैं। और इसके बाद इसमें अलंकार का भी बहुत अत्यधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अलंकार का प्रयोग तो हर उसमें हुआ है, लेकिन जो रीतिकाल में है उसको अलंकार का प्रयोग उसको चमत्कार प्रदर्शन के रूप में किया गया है। उसको अतिशोक्ति बढ़ा चीज़ों को अत्यधिक बढ़ा चमत्कारित दिखाने के लिए या उसको अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्यतः अनुप्रास और यमक अलंकार का अत्यधिक प्रयोग है। इसके साथ ही इस काल में ब्रज भाषा का भी अधिक प्रयोग हुआ है। रीतिकाल में मुख्यतः ब्रज भाषा में ही जो लेखक थे वो लिख रहे थे। इसके बाद इसमें दरबारी संस्कृति और आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। रीतिकाल में हम देखते हैं कि जो अधिकतर जो कवि हैं वो अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो नायिका और नायिका का वर्णन करते थे, जिनसे उनके जो आश्रयदाता थे वे खुश हुए और उनको इनाम में कुछ मिल सके। इसके साथ में जो
काव्य का जो मुख्य रूप था वो मुक्तक काव्य था। रीतिकाल में हम देखते हैं कि जो मुख्यतः रचनाएं वह मुक्तक में है, क्योंकि जो चमत्कार प्रदर्शन है और बहुत कम शब्दों में अत्यधिक कहना वो मुक्तक में ही संभव है। जिसमें हम बिहारी सस्से को मुक्त देखते हैं, उसमें अधिकतर जो दोहे हैं वो मुक्तक में हैं, जो बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत चीज़ों को शब्दों में पिरोकर डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें हम प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण के माध्यम से यहाँ पर यह है कि प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण नहीं है, मतलब प्रकृति को चित्रित तो किया गया है, लेकिन वो नायक नायिकाओं के प्रेम के माध्यम से, जैसे कोई नायक और नायिका एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उस पेड़ का वर्णन है, किस तरीके से नायक नायिका से मिलने जाता है, और दोनों वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो उसके उस पूरे वातावरण का वर्णन है। तो उस प्रेम के साथ नायक नायिका के प्रेम को माध्यम बना करके प्रकृति का वर्णन किया गया है। कोई ऐसी स्वतंत्रता में प्रकृति का वर्णन इसमें रीतिकाल में हमें नहीं देखने को मिलता। इसके साथ ही हम रीतिकाल की कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं के देखते हैं, जिनमें सबसे पहले केशव दास जो रीतिबद्ध कवि हैं, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, बारहमासा। इसके बाद चिंतामणि, कवि कुलपत्रु, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। इसके बाद मतीराम, रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक। ये भूषण की ये रीति मुक्त कवि में आते हैं। उन्होंने अपने जो राजा थे, आश्रयदाता थे, उनकी प्रशंसा में ये सारे काव्य लिखे हैं। महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रबोध चंद्रोदय। इसके बाद देव की है भाव विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, देवचरित और जाति विलास। ये भी देव की इम्पोर्टेंट रचना है। इसके बाद सूरती मिश्र की अलंकार माला, रस रत्नाकर, लाल कवि की छत्र प्रकाश, विष्णु विलास आदि ये रीतिकाल के इम्पोर्टेंट कवियों की कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो इनको ध्यान में रखेगा। धन्यवाद।